हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये आपकी क्लास है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम एनसीईआरटी सार कंप्लीट कर रहे हैं और वो भी वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, और इसमें हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और जिस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। आज आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास आती है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, और इवनिंग में आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास आती है शाम को 6 बजे। इसके साथ साथ दोपहर को 1 बजे आपकी क्लास आती है एनसीईआरटी की 7th क्लास की एसएसटी में करा रही हूँ, उसमें आपकी वो क्लास चलती है। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट डेज पे आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है सेम टाइम में। तो कल आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा, आज आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का क्लास है। ठीक है, तो जानकारी मिल चुकी होगी, तो सारी क्लासेस को देखिए, बहुत यूज़फुल है आप सबके लिए। और एसएसटी के सब्जेक्ट जो जिनके पास हैं उन सबको तो के लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम देगा। और एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए तो मैं वैसे ही करा रही हूँ, लेकिन आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में आपको ये जो है यूज़फुल रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी आए हैं, यूपीएसआई बैच पे भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में भी आते हैं, पेट में भी इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये एनसीईआरटी की एकदम बेस्ट बुक है, तो आप इससे ये कवर कर सकते हैं मेरे द्वारा, मैं आपको करा रही हूँ। बाकी आप अपने आप से भी अगर पढ़ना चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जहाँ से देखना चाहें वहाँ से देख सकते। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो अब तक जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली और वित्त आयोग। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। उत्पाद हेतु कच्चा माल और नकदी वर्गीकृत किए जाते हैं कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। उपभोक्ता सिद्धांत लोगों के द्वारा करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है धन के व्यय। सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण गैर प्रतिद्वंदिता है। ठीक है, भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली। एक सेकेंड। भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की 7वीं समीक्षा आयोजित की गई। जनवरी 2021 में। ठीक है, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने को किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है और इसे जाना जाता है वर्तमान पूंजी के नाम से। 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया गया और ये हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से लोकप्रिय है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है 30। भारत का मुख्य संविदा कानून है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारत में म्यूचुअल फंड को संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है सेबी के द्वारा। विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं कि सबसे अधिक शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। ठीक है, वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्यक्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत शाख प्रदान कर रहा है विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर पर कार्यरत है केंद्रीय सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी शाख संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी और यह अवस्थित था झांग में। कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया IDFC के द्वारा। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2017 में। भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 25% से बढ़ाकर के 42% करने की सिफारिश करी है। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण क्या होता है? पूंजीगत व्यय होता है। अब हम देखने वाले हैं अवमूल्यन और करारोपण। एक अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर, आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स है वो कर जो सरकार द्वारा उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाई जाती है। वो कर जो भारत में GST के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आयकर आपका GST में नहीं आता है, ठीक है। किस में आता है? GST का पूर्ण रूप है वस्तु एवं सेवा कर। भारत में GST के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है 28%। भारत में वस्तु और सेवा कर GST की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 को GST शुरू हुई थी। बाद में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST के अधीन आने वाली 4 कर दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। वो भारतीय योजना जो नवंबर 2015 में सभी कर योग्य पदार्थों पर 0.5% सेस द्वारा वित्तपोषित होती है वो है स्वच्छ भारत अभियान। भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं शराब और उत्पादन शुल्क पर। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर अधिनियम प्रकाशित किया 2017 में? टैक्स गुड एंड सर्विस टैक्स GST 2017। तो विधि और न्याय मंत्रालय ने ये प्रकाशित किया था। प्रथम बार सेवा कर भारत में लागू किया गया है 1994 में। वस्तु एवं सेवा कर GST अधिरोपित किया गया है उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है, ठीक है। आगे अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है GST। अरविंद सुब्रमण्यम समिति जो है वो GST से संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर से, ठीक है। प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। GST फ्रेमवर्क के संबंध में CGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ई वे बिल संबंधित है माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से। कराधान का वो सिद्धांत जो भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है समानता का सिद्धांत कहलाता है। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, ठीक है। अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ उठाना पड़ता है उपभोक्ताओं को। 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक था एक संविधान संशोधन विधेयक। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। करारोपण की वो विधि जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है वो है प्रगतिशील कर। सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है। एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। उत्पाद शुल्क सरकारी विभाग से संबंधित है राजस्व। GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष है बद्री नारायण शर्मा। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था वस्तु एवं सेवा कर को। माल एवं सेवा कर GST परिषद के पहले अध्यक्ष थे अरुण जेटली। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था 1966 में। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को कहा जाता है अवमूल्यन। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को कहा जाता है वास्तविक विनिमय दर। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ है कर योग्य होता है। एक कर मुक्त अनुलाभ है नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। आयकर है एक प्रत्यक्ष कर। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्व कथन करने के लिए उपयोग किया जाता है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का। आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। गंतव्य आधारित कर कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला करता है जीएसटी परिषद। आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को कहा जाता है कर भार के रूप में। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद अभियान शुरू किया गया था, स्वच्छ धन अभियान। मैट न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया जाता है शून्य कर कंपनियों पर। केंद्र कर लगातार एकत्रित और प्रतिधारित करता है आयकर पर अधिभार। जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है वित्तीय वर्ष 2016-17 में, उनके लिए आयकर की 20% वर्तमान में भी यही है दर है, ठीक है। वो परिभाषा जो आयकर से संबंधित नहीं है, तो मोडवेट आपका आयकर से संबंधित नहीं है। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब होता है कि कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई है विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था सन 1991 में। भारत में रुपयों का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 यानी कि 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष और ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है उपभोग साख और निवेश साख। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वो बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में नई आर्थिक नीति निम्न वर्ष में पेश की गई थी 1991 में। बात करते हैं आर्थिक नियोजन की। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो एलपीजी विकास के मॉडल के रूप में इसको एलपीजी रूप में जाना जाता है। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम था वैश्वीकरण। वो राज्य जिसको हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया वो था पंजाब। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे सी मोंटेक आलूवालिया। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। वो रूसी नेता जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था वो था जोसेफ स्टॉलिन। ठीक है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। छठी पंचवर्षीय योजना काल में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत की 30वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1961 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 1975 में। बाद में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था पहले वर्ष से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले वृद्धि दर हासिल की थी 3.6% की। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। वो पंचवर्षीय योजना जिसमें बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिक विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ भी हुआ था। भारत में योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 2012 से 2017 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका लक्ष्य कई भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र, पूंजीगत माल उद्योग आदि की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी आवश्यक थी और इसलिए लॉन्च किया गया था औद्योगिक नीति संकल्प 1956। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। भारत ने पहली बार 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार नीति अपनाई थी आयात प्रतिस्थापन के। भारत ने पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि थी शून्य योजना की अवधि। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी जो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी 1951 से 1956 में।
आगे भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे वो थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। वह पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, वो थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। वो पंचवर्षीय योजना जिसमें कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। ये है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये बात कही गई थी। रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत में बनाई गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था जनता पार्टी ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जोर देना था औद्योगिक क्षेत्र पर। भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया 1944 में। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी राउरकेला इस्पात संयंत्र में। पहली बार योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास करे 1951 से 1956 में। बाद में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? 9% है। बाद में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना तैयार की थी एम.एन. रॉय के द्वारा। बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। समवर्ती सूची में रखा गया था आर्थिक नियोजन को, वो योजना जिसके अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति प्रारंभ करी और जिसमें हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि नीति प्रारंभ की गई थी और इसमें हरित क्रांति का जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 में। समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है महालनोबिस योजना। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरड डोमन मॉडल पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में निर्गम मूल्य दर्शाता है बाजार मूल्य से कम मूल्य। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत ने राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुए के सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था गॉडगिल सूत्र में। 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति एनडीसी ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले का लोकप्रिय नाम है गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला। पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वो पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तकनीक, विद एवं नौकरशाह। अब पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल तो हैरड डोमर मॉडल पे आधारित है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं।
निर्धरता को एक सामाजिक समस्या माना गया, जो कि लंदन में निर्धरता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है, और इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है ग्रामीण उद्योग। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को कहते हैं सतत विकास। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी समस्त योजनाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजना में। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था योजना आयोग के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य और संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्ष्य समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वो है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन हुआ था सामाजिक सेवा और ऊर्जा पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान 8 स्थापित किए जाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 12 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य है 4%। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग का अंत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संविधानेतर संस्था थी योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन आरंभ किया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है 8.0%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है संचार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है व्यापार के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 4%। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 और 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य है 8%। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था जी मिडल द्वारा। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया 30वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार प्रारंभ किया गया था 1975 में। भारत में अनवरत योजना कार्यशील थी 1978 से 79 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है सहकारिता। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है संसाधन आवंटन, वाणिज्य, व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह-अस्तित्व में होते हैं। भूमिहीन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में लगभग 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1983 को निम्न कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। पिछड़ी पृष्ठभूमि या गरीब पृष्ठभूमि की महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने के प्रयोजनार्थ संचालित सरकारी योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने की अधिकतम अनुमेय राशि है 10 लाख रुपए। निम्न योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनः वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुयोग्य ऋण सीमा है 10 लाख रुपए। इस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया तो वो दूसरी है। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह के द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से मुंबई योजना के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा रक्षण यानी कि कवर प्रदान करती है। सरकार द्वारा
गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया, तो वो वाराणसी में किया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी गई 2013 में। भारत में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना। भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है प्रधानमंत्री जनधन योजना। स्वर्ण शहरी रोजगार योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 1997 में। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1995 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्कीम शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है 1/3। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम 100 दिन तक रोजगार मिल सकता है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम। स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए 10 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। निम्न कथन पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अमता प्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय संपत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से होता है। पहली पंचवर्षीय योजना में हैरल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है और भारत की पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर विकास मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी 2015 में। जवाहर रोजगार योजना पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल है जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा जाता है? तो इसमें से 4 घटक जो है वो शामिल है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा की जाती है। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। भारत में पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है। महालनोबिस तो वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र है सीवरेज के बाद जलापूर्ति। इस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़कर 2 लाख की गई है 1980 में। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से किराया प्राधिकरण विभाग का गठन आपका एक इसमें शामिल नहीं है। भारत में 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था सुरक्षा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग योजना आयोग की स्थापना के साथ में शुरू हुआ है। भारत सरकार के निम्न कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बाद में पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल। तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। भारत के योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि टीपीपी शुरू किया गया था 1975 में। हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर में। खाद्य और ग्रामोद्योग अधिनियम को पारित किया गया था 1956 में। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है सबला योजना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई। तो नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा शुरू किया गया 2018 में। बाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निम्न संगठन के वैज्ञानिकों ने A14 भारत नामक मंच का शुभारंभ किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
ट्रैकोलॉजी मद्रास में। उद्योग 4.0 एक डिजिटल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया? तो IIT कानपुर के साथ में साथ मिलाया है। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति शुरू की गई थी 2008 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई 2016 में। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की थी 2009 में। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि है 250 रुपये। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSF का शुभारंभ किया 1986 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत है 10 लाख रुपए। नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया है 2014 में। केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ सेहत योजना शुरू की है जम्मू कश्मीर में। इंस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम। इसमें प्रथम I से तात्पर्य है नवाचार। भारत सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा करी है 6 अप्रैल 1948 में। कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमत धनराशि है 15 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित है घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाओं से। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न सरकारी योजना शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न सरकारी योजना को शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU का मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करना है। PM किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 2019 में। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि होती है 1.30 लाख रुपए। वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। हरियाली। भारत में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों को अपनी योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। 2019 में स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम शुरू की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में 3 घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए निधि भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्गों के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था 2018 में। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ 2020 के बजट में घोषित किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया 15 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी 1951 में। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के द्वारा योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। बाद की पंचवर्षीय योजना USSR में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। PMGY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम 3000 मासिक पेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, संबंधित है टीकाकरण से। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया 1948 में। भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना को मान्यता दी। पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के रूप में भी
जाना जाता है। संकल्प परियोजना प्रयोजन से आरंभ की गई एड्स HIV समाप्त करने के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द प्रस्तावित किया है राजकृष्णा ने। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब हो गई है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा रक्षण की राशि उपलब्ध थी 2 लाख रुपए। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संचालित कर रही है LIC ऑफ इंडिया। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु है 40 वर्ष। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था 2004 में। नीति आयोग के संदर्भ में T अक्षर का आशय है ट्रांसफॉर्मिंग। पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 में। निम्न मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की। बाद में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार तक 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। इस वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के पात्र नहीं है, तो 40 साल से ऊपर के लोग पात्र नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक शैक्षिक पोर्टल जारी किया गया जो अनुसंधान के प्राथमिक छात्रों से लेकर विद्वानों, शिक्षाओं और आजीवन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस पोर्टल का नाम है साक्षात। लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुस्तरीय वैश्विक अभियान है आपका गर्ल राइजिंग। निम्न योजना का उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट संबंधित है ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। निम्न राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास की शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश ने। नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है सक्षम। निम्न देश में भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ दिए हैं बांग्लादेश में। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई थी सुरक्षित सिटी निगरानी योजना। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिसकी मासिक आय है 15,000 से कम या बराबर। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ 1951 में शुरू हुआ। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है फल से। इसने वार्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी ने। 2010 में केसर मिशन शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 18 साल। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। अटल भूतल योजना संबंधित है भूजल से। जनवरी 2020 तक मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य है आम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग में वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्न से बदलने की योजना बनाई गई 15 साल विजन डॉक्यूमेंट से। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है। अब हम उसके बाद आर्थिक आयाम वाला टॉपिक जिसके अंतर्गत हम कृषि जो है वो कल पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही और यहीं पे हम वाइंड अप कर देंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। राधे कृष्णा।